आकाशवाणी प्रस्तुत करता है कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। घोषित हुए चुनाव, लागू हुई आचार संहिता, उम्मीदवार राजनीतिक दल सब सतर्क हुए। क्या करें क्या ना करें, कौन कौन से नियम बने। अरे भैया ना हो किसी को कोई असुविधा, लागू हुई आचार संहिता, लागू हुई। नमस्कार श्रोताओ, मतदाता जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। सभी श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार। दोस्तों, जब भी देश में चुनाव होते हैं तो आप अक्सर सुनते हैं कि आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गई है। जी, चुनाव का समय है। आदर्श आचार संहिता के बारे में आज के समय में सभी को जानना चाहिए। जी, और अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर अजय भादु जी। आइए उन्हीं से जानते हैं आचार संहिता के बारे में। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए नियमों का एक ऐसा समूह है जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है और उसका अक्षरशः पालन करने के लिए इन सभी ने सहमति भी दी है। भारत निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचनों के लिए आयोजन के लिए केंद्र तथा राज्यों में राजनीतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों इनके द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन के प्रयोजन के लिए शासन तंत्र का दुरुपयोग न हो। किसी भी प्रकार का निर्वाचन अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण जैसे मतदाताओं को लालच देना, धमकाना और भयभीत करना जैसी गतिविधियों को हर प्रकार से रोका जाता है। उल्लंघन के मामले में उचित उपाय भी किए जाते हैं। आदर्श आचार संहिता को निर्वाचन की घोषणा की तारीख से लागू किया जाता है और यह निर्वाचन प्रक्रिया के पूरे होने तक उस निर्वाचन क्षेत्र में लागू रहती है। अब लोकतंत्र का काम जरूरी करना है, अब मिलकर साथ में चलना, आगे बढ़ना है, बाधाओं को हद में रखना और परखना है, हर एक चुनौती से मिलजुल कर लड़ना है, हर वोट जरूरी सबको। और इस विषय पर चलते हैं आज उन लोगों के बीच जो इसी पर चर्चा कर रहे हैं जी, और आदर्श आचार संहिता के बारे में बहुत अहम जानकारी देने वाले हैं। वाह, हो सकता है हमें भी कुछ जानकारी मिल जाए। क्यों नहीं, चलिए आइए चलते हैं। अरे अखबार में खबर पड़ी? अरे पेंसिल नहीं आई भाई अभी तक। चलो भाई चलो। मास्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। आओ मदन, क्या हाल है? गाड़ी कैसी चल रही है तुम्हारी? बस ठीक है मास्टर साहब, कृपा है आपकी। आजकल नेताजी के यहाँ लगा रखी है गाड़ी। अच्छा, इलेक्शन आने वाला जो है भाई, अब खूब भाग दौड़ होगी तुम्हारी। हाँ बाबूलाल भैया, सो तो है। भाई चुनावों में तो हमने भी ड्यूटी करी है और चुनावों के सारे नियम और कानूनों की अच्छी तरीके से ट्रेनिंग भी ली है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं मदन, चुनाव में खड़े हर उम्मीदवार और राजनीतिक दलों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार के लिए खर्चे की सीमा को भारत निर्वाचन आयोग ने तय किया हुआ है। अच्छा। हाँ, और सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को चुनाव में होने वाले पूरे खर्चे का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होता है। इसके लिए सभी दिशा निर्देश तय किए गए हैं भाई। अरे मास्टर साहब बड़े जोरों शोरों से चर्चा हो रही है चुनावों के बारे में। लो करीम भाई भी आ गए। अरे आ जाओ आ जाओ। आज तो पूरी जमात इकट्ठा है यहाँ। अरे आओ भाई, तुम भी आओ, इस चर्चा में अपनी राय बताओ। देखिए जी, आप आदर्श आचार संहिता के बारे में बात कर रहे थे ना अभी। भाई चुनाव की घोषणा के साथ ही ये लागू हो जाती है और राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के सामान्य आचरण के लिए मार्गदर्शन देती है और इसका पालन सभी चुनाव लड़ने वालों के लिए जरूरी होता है। भाई करीम, सही कहा तुमने। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज या समुदाय में
लोगों के बीच मतभेद या आपसी नफरत पैदा हो। बिल्कुल ठीक कहा मास्टर। जी मास्टर साहब, पार्टी या उम्मीदवार को कोई भी ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिससे अलग अलग जातियों, समुदायों, धार्मिक या भाषाई लोगों के बीच तनाव पैदा हो। हाँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो मदन, राजनीतिक दलों की आलोचना उनके कामों पर तो की जा सकती है, उनकी नीतियों और कार्यक्रम पर की जा सकती है, लेकिन पार्टियों और उम्मीदवारों को निजी जीवन के उन सभी पहलुओं की आलोचना से बचना चाहिए। और हाँ, आचार संहिता भी तो यही कहती है कि जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के जरिए वोट की अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों या दूसरे पूजा स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जाएगा। और सभी दलों और उम्मीदवारों को उन सभी गतिविधियों से बचना चाहिए जो भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आती है और चुनाव कानून के तहत अपराध हैं। बिल्कुल सही। सही कहा बाबूलाल। मिसाल के तौर पर मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर प्रचार करना और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और ले जाने की व्यवस्था करना, मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। कोई भी सजग नागरिक ऐसे मामलों में सी विजिल मोबाइल ऐप पर इसका ऑडियो वीडियो अपलोड कर भारत निर्वाचन आयोग को सूचित कर सकता है और चुनाव आयोग की रिस्पांस टीम 100 मिनट में प्रभावी कार्रवाई करते हुए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सतर्क रहती है। उम्मीद है मास्टर साहब की ये बातें आप सुन भी रहे हैं और नोट भी कर रहे हैं। चलिए इसी चर्चा के बीच में सुन लेते हैं ये कुछ पंक्तियां भी। सब ये सुन लो भाई, आचार संहिता कहने आई, राजनीतिक दलों के बीच ना हो कोई विवाद, शांति सौहार्द से सब कहो अपनी बात, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो चुनाव, जाति धर्म समुदाय का ना हो कोई विवाद, ना हो कोई विवाद, ना हो कोई विवाद। वाह क्या बात है। एक बार फिर चलते हैं इन लोगों के बीच कि ये क्या चर्चा कर रहे हैं। और हाँ मास्टर साहब, किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, परिसर की दीवार आदि का उपयोग उसकी इजाजत के बिना नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि अपने उम्मीदवार के लिए झंडा लगाने, बैनर लटकाने, नोटिस चिपकाने, नारे लिखने के लिए सहमति लेनी होती है। इसके साथ ही मदन, राजनीतिक दल और उम्मीदवार ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके समर्थक दूसरे दलों के प्रत्याशियों द्वारा आयोजित बैठकों और जुलूसों में बाधा उत्पन्न ना करें या उन्हें बाधित ना करें और उनमें किसी भी तरह की गड़बड़ी ना करें। अच्छा, अब एक चीज और कि बैठकों के लिए पार्टी या उम्मीदवार को किसी भी स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को समय रहते सूचित करना होता है ताकि सभा स्थल के आसपास यातायात को व्यवस्थित करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा सके। और हाँ, बैठक के संबंध में लाउडस्पीकर या किसी अन्य प्रसारण यंत्र सुविधा के उपयोग के लिए पहले से ही अनुमति प्राप्त करनी होती है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत मतदान के दिन के लिए कई बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए और मतदाताओं को बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग करने की पूरी आजादी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव ड्यूटी पर अधिकारियों के साथ सहयोग करना होता है। और पोलिंग बूथ पर पार्टियों के जो कर्मचारी या एजेंट होते हैं उन्हें सही बैज या पहचान पत्र भी देना होता है ना? बिल्कुल सही मदन। उन सभी कर्मचारी या एजेंट की पूरी जानकारी दी जाती है। और ये ध्यान रखना चाहिए मतदान केंद्रों के पास राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए शिविरों के पास अनावश्यक भीड़ इकट्ठा न होने दे ताकि पार्टियों और उम्मीदवारों के कार्यकर्ताओं
और समर्थकों के बीच टकराव और तनाव से बचा जा सके। बिल्कुल ठीक मास्टर साहब। मतदान के दिन वाहनों के आने जाने के लिए लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का अनुपालन करने में अधिकारियों के साथ सहयोग करें और उनके लिए परमिट हासिल करें और उन्हें वाहनों पर खास तौर पर चिपका कर रखना चाहिए। समझे? समझ गए। भाई कुछ और बाकी है या फिर आज की बातचीत यहीं समाप्त की जाए? पक्षपात ना धर्म जाति ना कोई बात ना भेदभाव, हम भारत के मतदाता हैं, हम भारत के निर्माता हैं। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए संक्षेप में बता दूं कि आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों की आम सहमति द्वारा विकसित निर्वाचन अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए नियमों का एक संग्रह है। जी, अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की शुरुआत के विषय में बात करें तो इसके प्रयोग का श्रेय केरल राज्य को जाता है, जहां पहली बार 1960 में राज्य विधानसभा के चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के अनुपालन हेतु इसे अपनाया गया और फिर समय और परिस्थितियों के साथ इसमें प्रत्याशियों के लिए नए नए आयाम जुड़ते चले गए। और जानते हैं, आज सभी राजनीतिक दलों से इसका अनुपालन करने की उम्मीद की जाती है। और आदर्श आचार संहिता के बारे में बता रहे हैं मुख्य चुनाव पदाधिकारी मध्य प्रदेश अनुपम रंजन जी। जैसे घोषणा होती है चुनाव की और जैसे आचार संहिता प्रभावशील होती है, उसके बाद से ही जो हमारी जो एसएसटी की टीमें हैं, फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें हैं, ये सारी सक्रिय हो जाती हैं इमीडिएटली उसी समय से। और नाकों पे चेकिंग करना, प्रयास ये जरूर होता है कि कम से कम लोगों को इसमें सुविधा हो। और विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोगों को अब कैश हो या अन्य सामग्रियाँ हो या प्राप्त हुई थी, जब्ती हुई थी इसकी, तो वो काम भी लगातार करते हैं। आचार संहिता जैसे लागू होती है तो रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी पे, गवर्नमेंट पे कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, तत्काल जो पोस्टर्स, बैनर्स, जो प्रचार प्रसार की सामग्रियां हमें और कई तरह के जो फोटोग्राफ्स ये सारे जो लगे होते हैं शहर से, वो हम लोग हटा देते हैं। जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह पे जो नारे लिखे होते हैं, बेसिकली एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जो करते हैं कि सबको बराबरी का दर्जा मिले। गवर्नमेंट व्हीकल्स का जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके द्वारा उपयोग बंद कर दिया जाता है। तो ये तमाम सारी जो डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसका पालन कराया जाता है आचार संहिता के लागू होने के साथ ही। प्लस वो चाहे वो लाउड स्पीकर का उपयोग हो, चाहे वो माइक का उपयोग हो, तो सभी चीज़ें नियंत्रित हो जाती हैं। और कोई भी सभा है या कुछ भी है तो फिर वो अनुमति के साथ फिर वो SDMs या जो भी कलेक्टर्स उसकी अनुमति देते हैं, उस अनुमति के तहत उन सभाओं का आयोजन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आचार संहिता की परिधि में आती हैं और उनका अगर उल्लंघन पाया जाता है तो उसमें कार्रवाई होती है। तो दोस्तों, अब समय है आपसे आज का सवाल पूछने का। आप अपना जवाब अपने पूरे नाम और पते के साथ अगले सोमवार तक इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950 9999031950। और हमारा आज का सवाल है, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी को आप किस मोबाइल ऐप के जरिए से भारत निर्वाचन आयोग को बता सकते हैं? सवाल एक बार फिर सुन ले। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी को आप किस मोबाइल ऐप के जरिए से भारत निर्वाचन आयोग को बता सकते हैं? हाँ तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के विजेता का नाम है पंकज साहा, नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल। और सही जवाब है भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। आपको बहुत बहुत बधाई। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विजेता को प्रमाण पत्र और पुरस्कार उनके बताए पते पर प्रेषित किया जाएगा। तो दोस्तों, अब समय है आपसे विदा लेने का, तो हमें आज्ञा दीजिए। आप सबको नमस्कार। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।